Okay friends, welcome again on this my channel. So today आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 हमारे स्टेट बोर्ड के कंप्यूटर सब्जेक्ट का। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ। मेरा एक छोटा सा वेबसाइट है जिसमें आपको मैं ले जाकर दिखाऊँ कि ये एक वेबसाइट है narendra.online.blogspot.com। यहाँ पे आपको गुजरात बोर्ड का काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। जैसे फुल कोर्स टेस्ट देना है तो आप यहाँ फुल कोर्स टेस्ट भी दे सकते हो। यहाँ अगर आप सर्च मारेंगे जीएसईबी कंटेंट के लिए तो आपको यहाँ जीएसईबी रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे ही जीएसईबी लिखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारा जीएसईबी का रिलेटेड कंटेंट चैप्टर 12 मैंने हर एक चैप्टर के ऑल चैप्टर के कंटेंट्स को रीड करके गो थ्रू करके उसके मैंने हाईलाइट इम्पोर्टेंट नोट्स को हाईलाइट किया है। अगर आप सिर्फ उस हाईलाइटेड कंटेंट के गो थ्रू करते हैं तो मैं कंसिडर करता हूँ तो यू कैन स्कोर डेफिनेटली ना गुड मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर राइट। ये ऐसा है कि ये थियरी के कंटेंट जो है बहुत मेहनत करके मैंने इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किए हैं। इसमें ये आपको स्टेट बोर्ड के रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा साइट पे राइट। जो प्रोग्रामिंग वगैरह करना सीखना चाहते हैं अपने लेवल से वो भी कर सकते हैं। ये साइट याद रखिएगा नरेंद्र अलियानी online.blogspot.com। इसको इजीली आप गूगल पे जाएंगे, अगर आपको वेबसाइट नहीं भी है तो आप लिखिए नरेंद्र अलियानी। अगर आप सर्च भी मारेंगे तो सबसे ऊपर नाम में नरेंद्र अलियानी आ जाएगा, इसको क्लिक कर लेना तो ये डायरेक्टली उस साइट पे लेके आएगा। तो शुरू करता हूँ, आगे मूव करता हूँ, हमारा स्टार्ट करते हैं राइट कि हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। सो वील स्टार्ट द पीडीएफ फॉर दिस। ये है टेक्स्ट बुक आपकी जो 12th की है। सो उस टेक्स्ट बुक के हिसाब से पूरा का पूरा कंटेंट आप देखेंगे हाईलाइटेड मैंने करके ये शेयर किया है। ये सारा मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो डिजिटल बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। और अगर आप देखेंगे तो इसको गो थ्रू करके अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करते हो तो रिवीजन पर्पज़ से ये काफ़ी अच्छा काम आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूँ ये एक जो टॉपिक है HTML ये रिलेटेड टू दो स्टूडेंट्स है जिनको थोड़ा बहुत HTML का बेसिक नॉलेज है। ऐसे बच्चे जो HTML को इससे पहले यूज़ कर चुके हैं। स्टैंडर्ड 9th में आपको HTML पढ़ाया गया था। जहाँ तक बात है मेमोरी की रिवीजन की, आई होप आई एम अवेयर बहुत सारे बच्चों को HTML में अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो मुझे शुरू करना पड़ेगा फ्रॉम बेसिक्स। आई कंसिडर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे 12th स्टैंडर्ड में जो शायद पहली बार कर रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है कि 3 साल में वो HTML को भूल चुके हैं। तो मैं पहले आपको बेसिकली सिंपल चीज़ों को समझाऊंगा कि HTML है क्या, व्हाट इज़ HTML। इसके लिए सिंपल मैं आपको बता सकता हूँ HTML इज़ नथिंग बट इट्स अ लैंग्वेज। मैंने एक छोटा सा PPT बनाया है, मैं लेट मी शो यू दैट पर्टिकुलर HTML के बारे में कि ये HTML होता क्या है। समथिंग लाइक दिस, व्हाट इज़ HTML। सो यू कैन गो थ्रू दिस थिंग। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। ये वो लैंग्वेज है जो हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी HTTP को फॉलो करके इंटरनेट पे जो वेब एड्रेस लिखी जाती है राइट, उस टेक्स्ट के लिए है उसको, यानी कि दैट इज सपोर्टेड बाय वेब ब्राउज़र दैट इज़ यूज टू पब्लिश सम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। यानी एक ऐसा मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट कर सकता है। एंड आई एम अवेयर कि आपको ये पता होगा कि वेब पेज क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो बहुत सिंपली तरीके से समझा सकता हूँ। समझ लीजिए कि एक आप कोई भी बुक पब्लिश कर रहे हो, आपने देखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं, जब टेक्स्ट बुक्स हम पब्लिश करते हैं तो पब्लिश कौन करता है, पब्लिशर्स हैं जिन उस टेक्स्ट बुक को पब्लिश करते हैं। तो अब मानिए आप मार्केट में गए, उस पब्लिश की हुई टेक्स्ट बुक को आपने परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद में आप उसको गो थ्रू कर रहे हो, उस कंटेंट को पढ़ रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है एक पब्लिशर ने पब्लिश किया आपके लिए, आप उसको रेफ़र कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो वो जो उसमें लिखा हुआ है बुक में, वो बुक के अंदर जो लिखा है वो थ्रू पेजेस वो आप उसको पढ़ रहे हो। लेकिन टेक्स्ट बुक इज़ नॉट अ सिंगल पेज, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी पेजेस, जस्ट लाइक अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी पेजेस। जो एक टेक्स्ट बुक का पेज है विच इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू अ वेब पेज। जैसे एक वेब पेज है, उस वेब पेज में क्या होता है, वेब पेज में होती है इन्फॉर्मेशन। उसी तरह जो टेक्स्ट बुक का पेज है, टेक्स्ट बुक के पेज में क्या चीज़ है, उसमें भी है इन्फॉर्मेशन इन अ डिफरेंट फॉर्म। टेक्स्ट बुक की जो पेज है उसमें क्या है, उसमें इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट फॉर्म में।
लिखा हुआ है इमेज फॉर्म में, कुछ इमेजेस है, टेबुलर फॉर्म में कुछ टेबल बनाया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, राइट। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये PDF का जो टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, राइट। यू कैन सी दिस, समथिंग इज रिटन हियर, व्हाट इज दिस, दिस इज सम इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, देयर आर सेवरल पेजेस। तो ये पूरी बुक जो है कंटेंट सो मेनी पेजेस इन इट। जब हम पेजेस को मिलाते हैं, एक साथ में आते हैं, तो वो एक बुक बन जाती है। ऐसे ही जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं, एक वेब पेज, उसके अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और टेक्स्ट बुक के पेज में क्या है, इन्फॉर्मेशन जो ऑथर शेयर करना चाहता है। तो वेब पेज भी एक ऐसा पेज है, जस्ट सिमिलरली एक कह सकते हैं कि डिजिटल पेज इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक पेज। वेबसाइट क्या हुआ, इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक। जैसे टेक्स्ट बुक क्या है, कलेक्शन ऑफ सो मेनी पेजेस, एक साथ सारे पेजेस कंबाइंड एक चीज़ के लिए है। ऐसे ही वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ये सारे वेब पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि लिंक्स होती है, इसमें एड ऑन ये है कि इसमें लिंक्स होती है, इसमें एड ऑन ये है कि इसमें मल्टीमीडिया होता है। टेक्स्ट बुक में मल्टीमीडिया नहीं होता है, लेकिन डिजिटल बुक यानी डिजिटल पेज यानी वेब पेज, इस वेब पेज में आपका कहने का मल्टीमीडिया भी होते हैं। वीडियो, मल्टीमीडिया सेक्शन में क्या गया, ऑडियो वीडियो एनिमेशन सब आएगा, राइट। एंड इंटरेक्टिव भी होते हैं, आजकल इंटरेक्टिव है, एडवांस है, वो आगे हम समझेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेब पेज और वेबसाइट क्या है। अब समझते हैं HTML एलिमेंट्स, दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस। एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग जनरली प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ को, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ व्हाट इज HTML कैसे लिखा हुआ है, यहाँ बुलेट दिया हुआ है, तो कंटेंट है, बट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो देयर। तो इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, इसको इसी तरह से प्रेजेंट करने के लिए HTML में जो अवेलेबल है उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स का एक और रिप्रेजेंटेशन नेम है जिनको हम टैग्स भी कहते हैं, TAGS, टैग। टैग्स और एलिमेंट नथिंग बट बोथ आर द सेम, उसका दो नाम है कह सकते हैं। अब HTML से यहाँ टैग्स क्या है, let us see, ये देख लो। HTML is that start tag and an end tag with the content in between, like this you can see H1 और H1. This is a heading जैसे लिखा है, सिंपल H1। यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट में दिया है H1 टैग और यहाँ H1 क्लॉज किया है, तो ये जो चीज़ है दिस इज़ अ हेडिंग। एक मान लीजिए कि समझ लो कि ये कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि इसका हेडिंग बनाओ लाइक दिस। तो इस तरह से सेवरल बहुत सारे, काफ़ी सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, जो मैं समझता हूँ क्लास 9 में थोड़ा बहुत आपने प्रिपेयर किया होगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे जा रहे हैं कि हर एलिमेंट के साथ काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं एक एलिमेंट के लिए। जैसे अगर HTML है, ये लिखा है, तो इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ देखो जैसे एग्जांपल में लिखा है एट्रीब्यूट्स कम इन अ नेम वैल्यू पेयर लाइक कलर इज इक्वल टू डार्क ब्लू। तो कलर क्या हुआ यहाँ, कलर यहाँ एट्रीब्यूट हुआ, डार्क ब्लू क्या हुआ, यहाँ इसकी वैल्यू हुई। सो एट्रीब्यूट नेम यानी एट्रीब्यूट एक तरह से प्रॉपर्टी हुई। किसकी प्रॉपर्टी हुई, प्रॉपर्टी हुई आपके एलिमेंट की या टैग की। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एक HTML का स्ट्रक्चर बनाया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी HTML कैसे बनती है। आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो ये डॉक्यूमेंट HTML एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई जो आपको क्लास 9 में नहीं सिखाया और ना ही आपके टेक्स्ट बुक में। दिस इंस्ट्रक्ट, दिस सिंगल लाइन, इससे पता चल रहा है कि हम जो HTML बना रहे हैं वो HTML5 वर्जन 5 में बना रहे हैं। वर्जन 5 इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ HTML। देयर आर सेवरल थिंग, आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। HTML के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML5 में इसमें काफ़ी सारे एड ऑन यानी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी आ चुके हैं। काफ़ी ऐसे एडवांस फीचर हैं जो आगे आपको मैं बढ़ेंगे थोड़ा, शायद आपको प्रैक्टिकल में दिखा भी दूँ। अब आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले HTML है, इसके अंदर हेड, ये HTML टैग देखिए, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग भी है, राइट। देयर आर सेवरल टैग्स जिनको क्लोजिंग टैग नहीं आता, जैसे BR वगैरह है, राइट। तो उनको एम्प्टी टैग कहते हैं। जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको पेयर टैग कहते हैं। तो HTML टैग ओपन किया है तो क्लोज किया है, तो HTML इज़ अ मेन टैग, ये ऊपर स्टार्टिंग में और एंड में ये क्लोज टैग है। सारा चीज़ें इसके बीच में आना चाहिए। अब ये HTML को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, एक हेड में और एक बॉडी में। अब हेड में टाइटल आता है एंड बॉडी में हमारा वेब पेज का कंटेंट आता है। जो चीज़ें हम देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे समथिंग आई शो यू, मैंने एक बनाया है स्ट्रक्चर का। हियर मे बी द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, हमने फाइल रखी होगी। लेट मी शो यू। यहाँ एक फाइल आई हैव सेव्ड, मे बी
ओके, ये रही वो फाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जी जो दिखाई है, आप देखेंगे तो एक HTML का स्ट्रक्चर लिखा है। यू कैन सी दिस थिंग, HTML स्ट्रक्चर। सबसे पहले HTML ओपनिंग टैग है एंड HTML क्लोजिंग टैग है लास्ट में। ये डॉक टाइप HTML जैसे मैंने कहा, ये बता रहा है कि क्लास HTML फाइल का यूज़ है। तो जब हम ये फाइल बनाते हैं, इस फाइल को हमें जनरली सेव करना पड़ता है विद एक्सटेंशन ऑफ .html। अब इसको कहीं भी सेव करिए, उसको एक्सटेंशन .html, जैसे मैंने यहाँ HTML स्ट्रक्चर .html लगाएंगे फाइल का नाम, तो ये ऑलरेडी सेव है, इसीलिए आपको यहाँ पे उससे रिप्लेस का एरर देगा, तो आई रिप्लेस इट। बाकी इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो देयर विल बी, यू कैन नॉट सी डायरेक्टली दिस। इसके आउटपुट को देखने के लिए एक सपोर्टिंग आपको वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर चाहिए। जहाँ मैंने सेव किया है उस लोकेशन पे मैं ले जा रहा हूँ। इस लोकेशन पे HTML फाइल्स मैंने यहाँ से ही HTML स्ट्रक्चर, देखिए ये फाइल आ गई। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन करने के लिए आपको इसको यहाँ पे वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर चाहिए, नीड वेब ब्राउज़र। यहाँ मेरे पास क्रोम है, जैसे ही इसको ओपन करूँगा ये क्रोम में। अब आप देखिए पूरा पेज ब्लैंक, टोटल ब्लैंक, एंड यू कैन सी द कंटेंट ऑल्सो डज नॉट हैव एनीथिंग टू शो। यहाँ पे आप देखें HTML है टाइटल। अब ये सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, टाइटल गोस हियर, जो टैग में नहीं लिखा है यहाँ टाइटल में लिखा है। तो आप यहाँ आके देखेंगे तो ये टाइटल गोस हियर, यहाँ आपके टाइटल बार पे आया। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, बॉडी में बीच में लिखा है, तो आप ऑब्जर्व करें तो ये स्लैश लगा के जो मैंने स्टार्ट किया है, एक्सक्लेमेशन 2 डैश और 2 डैश और इसलिए दिस कॉल्ड कमेंट। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये HTML में कहीं भी डिस्प्ले में नहीं है, ये हम हमारे पर्पस के लिए लिखते हैं। ये प्रोग्रामर जो है, डेवलपर है, वो अपने हिसाब से लिखता है ताकि उस चीज़ों को वो अपने एक बुक मार्क की तरह उसको रख पाए। जैसे अगर मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे लिखने के लिए कोई कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट में यहाँ एनीथिंग आई कैन राइट लाइक दिस, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मैंने लिखा। अगर ऐसा लिख दिया और इसको सेव करता हूँ जस्ट प्रेसिंग Ctrl+S ऑन द कीबोर्ड, अब मैं इधर यहाँ ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ऑब्जर्व कीजिए ये चीज़ यहाँ पे आई। और आप देखिए ध्यान से, आई कैन नॉट डायरेक्टली एडिट हेयर, यहाँ मैं कुछ भी डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकूँगा। इट्स लाइक अ जस्ट अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जैसे एक बार आपने कुछ लिख दिया और पब्लिश हो गया, पब्लिश होने के बाद आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर पब्लिश हो गया उसको चेंज करना चाहते तो सोचिए कैसे चेंज हो सकता है, टेक्निकली सोचिए। देखिए, जब तक आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर को कहीं ना कहीं से कोरिलेट करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट को रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कोरिलेट करना पड़ेगा। आप सोचिए कोई टेक्स्ट बुक पब्लिश हो रही है, टेक्स्ट बुक पब्लिश हो रही है और एक बार पब्लिश हो चुकी, वंस इट इज़ पब्लिश, सो यू कैन नॉट एडिट इट, यू कैन नॉट चेंज इट डायरेक्टली। आप उस करेक्शन करने के लिए पेन लोगे, उसको काटोगे और उसके ऊपर लिखोगे, लेकिन जो प्रिंट हो गया है वो प्रिंट हो गया है। अब जब तक नया लॉट, दूसरा लॉट नहीं निकलता प्रिंटिंग में, उससे पहले उसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ मैंने इस टेक्स्ट को तैयार करके पब्लिश कर दिया तो आई कैन नॉट डायरेक्टली एडिट, बिकॉज मैं यहाँ रीडर हूँ, पब्लिशर ने इसको पब्लिश कर दिया है और एज अ यूज़र मैं इसको रीड करने आ रहा हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट एडिट या डायरेक्ट रीड नहीं कर सकता, डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता। तो चेंज करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, मुझे फिर से सोर्स में सोर्स में जाना पड़ेगा और यहाँ सोर्स में जाके इट इज़ फ्री फॉर्म लैंग्वेज and also not case sensitive. It also ignores extra spaces between words and extra lines between paragraphs. सेव करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने इस लाइन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस दिया है जो कि पब्लिश करने के लिए यहाँ दिया, और यहाँ आके रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ ऑब्ज़र्व कीजिए, यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस में भी काफ़ी स्पेस है, लेकिन यहाँ आप ऑब्ज़र्व कीजिए सिर्फ एक ही स्पेस है। अगर आप चाहें यहाँ पे आप एंटर मार लीजिए, केस सेंसिटिव के बाद में एंटर भी लगा दिया आपने 2-3 लाइन का, बट यहाँ जैसे सेव करके यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, एनी इफेक्ट इज़ देयर, बिकॉज यहाँ एंटर कितने भी लगाओ इट डज़ नॉट मीन्स एन एंटर। यहाँ एंटर लगाने के लिए भी हमें यहाँ पे एक इसका टैग देना पड़ता है, दैट टैग इज़ BR टैग विच इज़ एन एम्प्टी टैग। BR स्टैंड फॉर ब्रेक रो। अब यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो जहाँ मैंने BR लिखा था वहाँ से ये लाइन ब्रेक हो गया। तो अब ये याद रखिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए, बाकी जिनको पता है दे नो दिस थिंग बेटर देन दिस, लाइक
2 बार दे दिया तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्पेस आ गई। आई होप यू गॉट दिस थिंग। ये HTML का बेसिक्स है। अब HTML में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आगे बढ़ता हूँ और अभी आगे डिस्कस करूँगा HTML फॉर्म्स क्या चीज़। सो ये थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर का देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो 12th के हिसाब से, क्लास 12 के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो समझ लेते हैं कि हमारे कोर्स में हमें चाहिए एक कंपोज़र सॉफ्टवेयर। कंपोज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कह सकते हैं विजिविक सॉफ्टवेयर। विजिविक का मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, राइट। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट का मतलब जो आप देख रहे हो उस पर आप पाओगे। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि इसमें आपको कोडिंग वगैरह रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इमेजिनेशन का कंसेप्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई चीज़ों के लिए कोई ड्राइंग करनी पड़ती है जो इमेजिन करके आप करते हो। इसी तरह अगर आप वेब पेज को अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन, यानी कि कहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए, कहाँ पे मुझे कंटेंट चाहिए, कहाँ मेन्यू बार चाहिए। इट्स लाइक अ वेबसाइट। सिंपली वेबसाइट को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं उसको पहले पेन पेपर वर्क पे काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। प्रोग्रामिंग में एक छोटी सी चीज़ कही जाती है। प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जनरली प्रेफर करते हैं इस चीज़ को, और बात को भी इस बात को मानते हैं, क्रिएटिविटी या क्रिएशन। व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि जो मैं चीज़ बना रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, सबसे और भी बेहतरीन लोगों के लिए होनी चाहिए। लेट मी गिव एन एग्जांपल। समझो कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि देयर आर सो मेनी वंडरफुल क्रिएशंस इन दिस वर्ल्ड, लेट अस टॉक अबाउट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। जैसे उनमें से भी अगर माने तो इंडिया में ताजमहल है। ताजमहल इज़ अ वंडर ऑफ दिस इंडिया। एंड ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ें क्रिएटिव या दूसरी चीज़ें ज़्यादा वंडरफुल नहीं है, बट वी कंसिडर ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, उसका आप जवाब देने से पहले वीडियो को पॉज कर लेना और उसको सोचना। द क्वेश्चन ये है कि ताजमहल हमारे इंडिया में कितनी बार बना है? रिमेंबर, ताजमहल कितनी बार बना है? राइट, इसका जवाब देने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के साथ अपने उस जवाब को कमेंट में लिखिए, या आप उसको सोचिए कि ताजमहल कितनी बार बना है हमारे इंडिया में। मोस्टली सोचेंगे और कहेंगे ये क्या सवाल है, कैसा सवाल है भाई, ताजमहल एक ही बार बना है, यूपी में आगरा में है। हम देखते हैं उसको कि भाई एक ही ताजमहल है। कोई बोलेगा कोई ब्लैक ताजमहल की थियरी है ना, मैं इसी ताजमहल की बात कर रहा हूँ। ये ताजमहल कितनी बार बना है? वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट पे आंसर लिखिए या सोचिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूँ। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्या कहेंगे, ताजमहल एक ही बार बना है। लेकिन एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की नज़र से अगर हम देखेंगे तो ताजमहल एक बार नहीं बना, ताजमहल बना है। या ताजमहल का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, मैं एक उसको क्रिएटिविटी मान रहा हूँ, इसलिए ताजमहल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। हम जो भी चीज़ बनाएंगे, राइट, चाहे वो छोटा वेब पेज क्यों ना हो, वो मेरे लिए क्रिएटिविटी है। वो एक यूनिक क्रिएशन है मेरी ओर से। उसको मैं एकदम बेहतर बनाना चाहूँगा, खूबसूरत बनाना चाहूँगा, और मैं हर चीज़ को एक क्रिएटिव आइडिया से सोचूंगा। तो ये ताजमहल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को कोरिलेट करके आसानी से समझ पाओ और समझ जाओ। ये ताजमहल एक बार नहीं बना, ये ताजमहल बना है 3 बार। इसी तरह से हर क्रिएटिविटी होती है 3 बार। 3 बार का मतलब पहली बार यहाँ, जब तक आप उस क्रिएटिविटी को सोचोगे नहीं तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहला चीज़ दिमाग में बनता है। इसी तरह मैंने आपको कहा, कोई भी वेब पेज अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, राइट, तो इसके लिए इमेजिनेशन पावर चाहिए। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी आइडिया, कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए। जब आप इमेजिन करते हो तो उसको आप अंदर क्रिएट करते हो अपने माइंड में, अपने थॉट्स में। उसकी क्रिएशन के बाद में आता है उसको आप पेपर पे लाओगे, किसी से डिस्कस करोगे, किसी को बताओगे। यानी सेकंड स्टेप है पेपर पे। फर्स्ट इज़ माइंड, सेकंड इज़ पेपर। ये दोनों स्टेप के बाद में थर्ड में स्टेप में आता है एग्जिस्टेंट में। जो तीसरी चीज़ होती है वो एग्जीक्यूशन होती है, जो हमें बाहर दिखती है एक बार, लेकिन वो 2 बार जो रियल में हुई वो हमें देखी नहीं। तो इसी तरह से ही जो भी आप क्रिएशन करोगे अपने प्रोग्रामिंग को यूज़ करके, लैंग्वेज को यूज़ करके, पहले आप दिमाग में इमेजिन करोगे कंसेप्ट को, और फिर उसको आप
क्रिएट करोगे वेब पेज में। दिस वॉज अ सिंपल स्मॉल कंसेप्ट, दिस इज हाउ जनरली अ प्रोग्रामर थिंक्स। तो याद रखिएगा, ताजमहल कितनी बार बना है? 3 बार। कोई भी चीज़ आप करते हो, एनी टॉपिक, गो विथ एनी टॉपिक, आई गिव इट, एनी टॉपिक के साथ जाओ, 3 बार होती है कोई भी चीज़ होगी। सो हमारे पास विजिविग यानी कंपोजर सॉफ्टवेयर है, हम डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, टोटली फ्री है। इसके बाद में दूसरा सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। मैं यहाँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। दोनों के दोनों ओपन सोर्स हैं, जिसमें हमें कोड वगैरह लिखना पड़ता है, उसमें भी वो फ्री है। आगे बढ़ रहे हैं, राइट। जैसे ये अभी आपको मैंने एग्जांपल दिखाया, यहाँ पे भी वही कोड लिखा है। यू कैन सी दिस कोड इज़ रिटन हियर एंड दिस इज़ आउटपुट शोन हियर। कैसे वेब पेज है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कोड है और ये इसका छोटा सा आउटपुट है। और पीछे मैंने इस कोड को एक्सप्लेन किया है कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइन द HTML5 डॉक्यूमेंट। HTML एलिमेंट्स रूट एलिमेंट है, हेड जो है कंटेंट मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, टाइटल जो है वो एक HTML पेज है विच इज़ शोन इन द ब्राउज़र, जो भी आपको मैंने दिखा दिया। बॉडी एलिमेंट जो है जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट होता है। यहाँ पे आप एक ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे बॉडी में यहाँ BG कलर, दिस BG कलर इज़ एन एट्रीब्यूट। अभी आपको मैं इस कोड को चेंज करके यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने आपको ये दिखाया, ये कोडिंग किया है और इसका आउटपुट दिखाया है। यहाँ बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं है, तो बॉडी के साथ मैं यहाँ लिख सकता हूँ BG कलर, राइट। BG कलर हुआ एट्रीब्यूट, बॉडी हुआ आपका एलिमेंट। तो BG कलर में यहाँ पे हम, जैसे हमने कहा एट्रीब्यूट पढ़ा था, एट्रीब्यूट कम्स विद अ वैल्यू। यहाँ पे लिख दिया लाइट ग्रीन। This is a name, a value assigned to a BG color property of HTML body tag। यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे, जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ऐसे ही काफ़ी सारे होते हैं, राइट। हम जैसे लिखेंगे, ये टेक्स्ट वाइट हो गया। अब ये वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है, तो आप ग्रीन कीजिए, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन चेक कीजिए। जैसे आप प्रॉपर्टी चेंज करोगे, यहाँ रियल टाइम इफेक्ट आएगा। दिस इज़ अ सिंपल डेमो, राइट। ये आपको मैंने दिखाया, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ काफ़ी सारे H1 एक एलिमेंट दिया है, उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट दिया है, बॉडी क्लोज किया है, राइट। नाउ अब आप आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा फॉर्म के लिए। रिमेंबर, इस चैप्टर में 2 चीज़ें हैं, एक है HTML, दूसरा है फॉर्म क्रिएट यूजिंग कंपोजर। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा फॉर्म। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म्स क्यों हैं। आई होप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि फॉर्म है क्या। देखो, सिंपली अगर डेफिनेशन करने जाए तो यहाँ लिखा है मैंने सिंपली, फॉर्म इज़ एन ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, देन फर्दर प्रोसेस टू स्टोर द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स इनटू कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स टू फॉर्म अ डेटाबेस। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी सारे बच्चों को समझता हूँ कि ये चीज़ को समझने के लिए जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो एक बात समझते हैं, इस फॉर्म का एग्जाम्पल समझते हैं। समझ लो, एक क्लासरूम में एक टीचर है, राइट। अब क्लासरूम ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट की एक क्लासरूम है, और वहाँ टीचर एक छोटा सा टास्क ले रही है, टास्क कर रही है। टास्क इज समथिंग कि उस टीचर को उन 50 बच्चों का डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उन 50 बच्चों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो टीचर क्या करती है, एक रजिस्टर लाती है। जब एक रजिस्टर लाएगी और उसमें कॉलम्स बनाएगी, ये रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, उसका लास्ट स्कूल अटेंडेड क्या हुआ, हाइट, वेट एंड सो मेनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट। आई होप यू गॉट इट। अब आप उसको इमेजिन करो, जैसे मैंने कहा था, इमेजिनेशन पावर आपकी कंप्यूटर में चाहिए। अब इमेजिन करो कि वो टीचर को उन 50 बच्चों का उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करना है, और वो टीचर क्लासरूम में जाता है और 50 बच्चे बैठे हुए हैं। सोचिए कि वो टीचर को रजिस्टर में डेटा भरना है, तो क्या करेगा, या तो वो एक एक बच्चे को बुलाए और स्टूडेंट के सामने उस रजिस्टर में वो अपने हाथ से भरे, राइट। दूसरा तरीका, या तो वो रजिस्टर, राइट, एक एक बच्चे को दे और बच्चा उसमें इंफॉर्मेशन खुद अपने हाथ से भरे और आगे फॉरवर्ड करता जाए, दूसरे बच्चों को फॉरवर्ड करता जाए, दूसरे बच्चों को फॉरवर्ड करता जाए। सोच लीजिए एक बात, 50 बच्चे हैं, एक बच्चा पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए अप्रॉक्सीमेट, ज़्यादा नहीं, 1.5 या 2 मिनट ले रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए 1.5 या 2 मिनट इंटू 50 बच्चे, तो होता है सम वॉट नियर अबाउट 75 to 100 मिनट्स ऑफ टाइम। 75 से 100 मिनट, यानी तकरीबन हो गया 1.25 से 1.5 घंटा। 1.25 घंटे में उस टीचर का एक टास्क पूरा होता है।
अब देखा जाए तो 1.25 घंटे मतलब ऑलमोस्ट द लेक्चर ऑफ 2 लेक्चर्स वुड बी डिस्टर्ब फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। 2 लेक्चर इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब होंगे। दूसरा तरीका ये है कि टीचर जो है इंडिविजुअल फॉर्म लेके आ जाए, जिसमें एक एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन होगी और वो सारे बच्चों 50 के 50 बच्चों को एक एक इंडिविजुअल फॉर्म दे दे। और 50 के 50 बच्चे सारे के सारे, अब डिस्ट्रीब्यूशन में मान लेते हैं 2 मिनट जाएंगे, कलेक्शन में 2 मिनट जाएंगे, और फिर वापस उसमें जो डेटा भरना है सारे बच्चे 2 मिनट में ही भर देंगे। तो मैक्सिमम जहाँ पे 100 मिनट का वेस्टेज हो रहा था, यहाँ पे 6 मिनट में वो सारा काम हो जाएगा, 5 से 6 मिनट। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ फॉर्म। आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे हम फॉर्म, फिजिकल फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाता है, कोई अंतर नहीं है, वही चीज़ है फिजिकल फॉर्म। अब वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, फॉर्म कैन बी एनीथिंग। वो फॉर्म जो है हो सकता है आपके स्कूल का एडमिशन फॉर्म हो सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो किसी कॉलेज का, हो सकता है आपके डॉक्टर के पास गए हुए आपका हेल्थ फॉर्म हो सकता है कि आप आधार कार्ड अप्लाई कर रहे हो, वहाँ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म हो, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म हो, टिकट रिजर्वेशन का फॉर्म हो, होटल रिजर्वेशन का फॉर्म हो, हर जगह जहाँ डेटा शेयर करना पड़ता है वहाँ फॉर्म्स आते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, उस कलेक्शन के लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद उसमें डेटा इंडिविजुअल भरा जाता है, फिर सारा का सारा। अब मान लो कि उन सारे बच्चों ने 50 के 50 बच्चों ने अपना अपना फॉर्म भर के दे दिया, लेकिन टीचर को रजिस्टर में एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो टीचर क्या करेगा, वो सारा एक एक करके इंडिविजुअली वो रजिस्टर में खुद अपने हाथ से लिखेगा, या किसी एक स्टूडेंट को फ्री करके या खुद किसी और से हेल्प लेके वो उसमें रिकॉर्ड भर सकता है। तो सारा जो हुआ वो डेटाबेस हुआ, एक एक इंडिविजुअल फॉर्म हुआ, एक एक रिकॉर्ड हुआ, वो डेटाबेस के अंदर वो सारा उसने स्टोर कर दिया, वो उसका डेटाबेस हुआ। अब ये जो चीज़ हुई ये इंडिविजुअल मेहनत की जगह अब यहाँ ऑनलाइन में और भी इजी है। आप फॉर्म एक पर्टिकुलर URL पे जाओ, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरो और सबमिट करो, ऑटोमेटिकली डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो ऑनलाइन फिल हुई और ऑटोमेटिकली डेटाबेस यानी रजिस्टर में एंट्री भी होगी। यहाँ टीचर को दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स, राइट। तो इस फॉर्म्स के बाद हम आगे देखेंगे ये ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट कैसे होते हैं या क्या होते हैं। तो फॉर्म के लिए यहाँ हमारे पास फॉर्म एलिमेंट होते हैं। यस, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, और प्रैक्टिकल मेरे पास ऑलरेडी वीडियो भी है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे फॉर्म का है वीडियो, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। मैं इसके नीचे लिंक्स में डेटा दूंगा कि किस तरह से HTML फॉर्म बनाया जाता है, उसको डेफिनेटली कंपोजर में देखने के लिए है। लेकिन मैं यहाँ भी इस वीडियो में, अगले वीडियो में HTML में दोनों के दोनों डेटा दिखाऊँगा, किस तरह से हम कोडिंग से फॉर्म बना सकते हैं और किस तरह से कंपोजर में फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ फॉर्म एलिमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म एलिमेंट क्या है? फॉर्म एलिमेंट ऐसी एलिमेंट है जिसमें सारा का सारा कंटेंट आता है, जिसमें फॉर्म का नाम यहाँ देख सकते हो, एग्जांपल दिया लिखा है मैंने फॉर्म, फिर लिखा है नेम इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन REG फॉर्म, मेथड इज इक्वल टू गेट, एक्शन इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप देख सकते हो डॉट डॉट डॉट, इसके मतलब इसके बीच में हम इसके दूसरे एट्रीब्यूट्स यानी इनपुट के लिए एलिमेंट्स लेंगे। तो फॉर्म के जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म के सामने एट्रीब्यूट्स लिए हैं, नेम वो उसका नाम, फॉर्म का नाम असाइन करने के लिए, एक्शन जो हमने लिखा है यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म registration.html, ये मेथड, ये एट्रीब्यूट वो है, ये डिसाइड करता है, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ ये बताता है कि ये डेटा कहाँ भेजना है। जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो कहाँ जाएगा, एक डेटाबेस में जाएगा, और डेटाबेस में जाके स्टोर होगा और वहाँ से कोई डिस्प्ले आता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने बहुत सारे कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे, जैसे ही सबमिट करते हैं तो सामने हमको रसीद जनरेट होती है। रिसीट जनरेट होती है तो हमको एक डिस्प्ले मैसेज आता है। तो वो मैसेज कहाँ से आता है? जब हम एक्शन में स्पेसिफाई करते हैं कि जब मैं फॉर्म सबमिट करूँ, सब कुछ ओके हो तो ये वाला पेज ओपन कर देना। दैट मीन्स ये जब हम सबमिट करते हैं तब एक्शन एग्जीक्यूट होता है। मैं आपको यहाँ डेमो दूंगा समझाने के लिए। मेथड में जनरली हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका गेट और पोस्ट। इसमें क्या है, मैं ये प्रैक्टिकली टेक्निकली दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। इसको आगे बढ़ते हुए, राइट। अब इसमें अलग अलग तरीके हैं
डेटा कैसे इनपुट किया जाता है, इस फॉर्म में इनपुट करने के तरीके हैं। देखिए मैनुअल फॉर्म का जैसे मैंने कहा था कि इनपुट हम ले रहे हैं मैनुअली। कई बार आप जाते हो ऑनलाइन कॉलेज में, एक मैनुअल फॉर्म होता है, उसको भर के दिया जाता है अलग अलग टेक्स्ट फॉर्म में, कहीं टिक करना होता है, कहीं लिखना होता है, फ़ोटो पेस्ट करना होता है। ये मैनुअल हम लोगों ने सब ने कई बार भरा है। ऐसे ही ये समझो, विजुअलाइज करो। रिमेंबर, कंप्यूटर में आप याद रखना, ऐसा कोई काम नहीं होता जो आप मैनुअल नहीं करते हो। कंप्यूटर इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ व्हाट वी डू मैन्युअली। कंप्यूटर से ऐसा कोई भी हम काम नहीं करवा सकते जो हम खुद नहीं कर सकते। कंप्यूटर की लिमिट यही है कि मेरी नॉलेज की लिमिट जितनी है वही कंप्यूटर की लिमिट है। हर वो काम मैं कंप्यूटर में कर सकता हूँ जो मैं खुद मैन्युअली कर सकता हूँ। अगर मुझे मैन्युअली नहीं आता तो मैं कंप्यूटर से करवा भी नहीं सकता, बिकॉज अ डंप मशीन, सिंपल मशीन है। कंप्यूटर की स्किल काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो स्किल की लिमिट है मेरी लिमिट। मेरी नॉलेज की लिमिट इज़ ए लिमिट ऑफ द कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर की लिमिट, मैं जितना स्किलफुल बनूंगा कंप्यूटर उतना मुझे स्किलफुल आउटपुट देगा। तो यहाँ फॉर्म भी जो है, फॉर्म को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जो फॉर्म हम इमेजिन करके यानी जो बना रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन के फॉर्म्स होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म से पहले ऑफलाइन जो फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने देखे होंगे, क्लासेस के देखे होंगे, स्कूलों के देखे होंगे, हॉस्पिटल्स के, कोई भी एक फॉर्म उठा के देख लो, आप उसमें फॉर्म भरते हो, उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन भरते हो, लिखते हो, वो फील्ड्स होती हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी है। ऑनलाइन भी आप उन्हीं फील्ड्स को क्रिएट करोगे, इनपुट के लिए एलिमेंट्स डालोगे, इनपुट लोगे, वो सारी चीज़ें करोगे, उसके बाद में वो सारी चीज़ों में आप डेटा भरते हो, राइट। तो यहाँ पे इनपुट के एलिमेंट्स काफ़ी सारे हैं। ओके, जो इनपुट के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स यानी हम जो इनपुट करने हैं, जैसे कि हमने देखे हैं कई सारे फॉर्म, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी फॉर्म्स क्या हैं। उसमें हम एलिमेंट्स में कैसे लेते हैं इनपुट, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट है, पासवर्ड इनपुट है, रेडियो बॉक्स है, चेक बॉक्स है, सबमिट बटन है, रीसेट है, फाइल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनपुट्स हैं। तो हम उन इनपुट को देखते हैं और कुछ फॉर्म्स को भी देखते हैं। लेट मी शो यू सम फॉर्म्स, तो आपको एग्जाम्पल भी आ जाएगा कुछ फॉर्म्स देख के। जैसे कि आप देखिए, ये कोई एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, काफ़ी बड़ा फॉर्म है। कैसे एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है इसमें देखिए। अब आप दूसरा देखिए, क्रिकेटर एडमिशन फॉर्म। अब आप देखिए साइन अप फॉर्म। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं। ये सारे डिज़ाइंस आप खुद क्रिएट कर सकते हो HTML का यूज़ करके, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से फील्ड्स ली हुई है, इनपुट्स लिए हो, इनपुट के लिए अलग अलग फील्ड हैं, राइट, उसके पर्पस अलग हैं। यहाँ पे साइन अप है। तो ये सारे क्रिएट होते हैं यूजिंग HTML एंड कंपोजर। तो हम इनको देखेंगे कोड करके इसके अगले लेक्चर में कि किस तरह से HTML फॉर्म क्रिएट होते हैं, किस तरह से उसका प्रैक्टिकली मैं पहले आपको HTML से दिखाऊंगा, फिर उसका कंपोज़र से दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है HTML और कंपोज़र में। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें होगा हमारा प्रैक्टिकल। अब उस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे जो थियरी के नोट्स अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ जिस टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म को इनपुट कैसे किया जाता है, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी, यानी कि थियरी कंसेप्ट जो है वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारा कोड दिया हुआ है। इस कोड का मतलब क्या है, क्यों हम इतनी सारी कोडिंग करते हैं, क्या इसका पर्पस है। देखिए, अगर आप इतना सारा कोड लिखते हो तो अगर आप आउटपुट देखो तो ये आउटपुट इतना ही आ रहा है टेक्स्ट बुक में, सिंपली अ स्मॉल आउटपुट विद सो बिग कोडिंग। इसका मतलब ये है कि हमें चीज़ों को याद रखना पड़े। कोड करना है तो हमको मेमोरिंग अपनी बढ़ानी पड़े। हमारा पर्पस क्या है, काफ़ी ज़्यादा ये कोडिंग रिमेंबरिंग हो जाएगी। डोंट वरी, याद नहीं करना पड़ेगा। कंपोज़र में ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये इमेजिन करना है कि हमारा फॉर्म कैसे दिखना चाहिए, उसको हम पेपर पे ड्रॉ करो, बेटर रहेगा। फिर हम कंपोज़र डाउनलोड करना देखेंगे, कंपोज़र कैसे डाउनलोड। यहाँ कंपोज़र का सोर्स मैं आपको बता देता हूँ आप सबको कि आप कंपोज़र कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये पर्टिकुलर साइट्स हैं जहाँ से आप कंपोज़र यहाँ डाउनलोड, इसकी लिंक भी मैं अपने इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ कि कहाँ से कंपोज़र डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से सबलाइम डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से नोटपैड++ डाउनलोड कर सकते हो। और इवन मैं अपने ब्लॉग की भी लिंक डाल देता हूँ जहाँ से आप चाहो तो ये डिजिटल PDF भी डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर की। और ये जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके जो MCQs के आंसर्स हैं, इसके पीछे क्वेश्चन एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के आंसर्स भी मैं आपसे देखेंगे तो इसमें हाईलाइटेड है, तो आपको वो सारे ये हाईलाइटेड है। इसके कंप्लीट होते ही आप चाहो तो इसको टिक भी कर सकते हो,
फिर ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस करने के बाद सबमिट करते हो, वेरी गुड, ये आपकी स्किल बढ़ाएगा। सबमिट नहीं करते, प्रैक्टिस करते हो, डजेंट मैटर, राइट। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सारे के सारे जो भी प्रैक्टिकल हैं फॉर्म क्रिएशन, नॉट ओनली दिस जो टेक्स्ट बुक में दिया है, अदर देन टेक्स्ट बुक पे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 3 फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। एक फॉर्म ये जो इसमें दिया हुआ है विद कोड, एक फॉर्म ये जो दिया हुआ है विदाउट कोडिंग, एक फॉर्म जो हम खुद से बनाएंगे, ले लेंगे इनमें से कोई एक एक्सरसाइज ले लेंगे, इन 3 में से देख लेंगे कोई एक्सरसाइज लेंगे जो पीछे दी हुई है, राइट, उनमें से एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी स्टाइल का फॉर्म बना सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, क्या क्या टैग्स हैं और एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं देखूंगा कि स्टूडेंट पर्सनल डिटेल का फॉर्म भी सिखा सकूं, या फीडबैक हम फॉर्म ले रहे हैं तो फीडबैक का भी फॉर्म बना सकते हैं। साइनिंग ऑफ दिस टुडेज चैप्टर, आई होप यू आर अवेयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए प्लीज़, मैं कोशिश करूँगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और आपको अपडेट देने की। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से रिवाइज करके रखिए। आई एम साइनिंग ऑफ नरेंद्र इल्यानी फ्रॉम प्रगति कंप्यूटर्स। हैव अ गुड डे, बाय।